नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर किया जा रहा गहन मंथन। मुख्यमंत्री ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं की आमद पर जताई खुशी। कहा, यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में जारी हैं विकास के काम। और देहरादून में देर रात पब और बियर बार पर चला छापेमारी अभियान। तय समय के बाद खुले मिलने पर हुई कार्रवाई। खुद जिलाधिकारी ने संभाली कमान। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से, जहां भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को अब धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जा सकता है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व नौकरशाह शामिल हैं, जो भू कानून को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने की मांग उठती रही है। राज्य आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि प्रदेश में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सख्त भू कानून जरूरी है। इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता शेखर रावत से। शेखर, आप सुन पा रहे हैं? जी। शेखर, क्या कुछ अपडेट्स आज भराड़ीसैंण से आ रही हैं? राजनीति जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले, आधा घंटा पहले जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में एक अहम बैठक हुई। और ये बैठक पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी में हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में भू कानून, सख्त भू कानून, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर चर्चा होगी जी। और इसके साथ ही यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की गई है जी। और जो बैठक है, इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा इसमें जो है प्रदेश के मुख्य सचिव राजा रतूड़ी सहित कई अधिकारी और पूर्व विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो भू कानून और पलायन पर अपनी जो है विस्तार से जो है वो रखेंगे, बैठक को चर्चा करेंगे। और उसके बाद ही आगामी जो बजट सत्र होगा हमारा, इसमें सरकार द्वारा निर्णय लिया जा रहा है कि इसमें भू कानून पे सख्त जो है कानून जो है बिल लाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हकूकधारियों के साथ भी संवाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेज गति से जारी हैं, जिससे श्रद्धालु सभी सहूलियतों के साथ भगवान के दर्शन कर सकें और हर साल यात्रा और बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम के साथ ही बद्रीनाथ धाम का स्वरूप भी और निखर कर सामने आएगा। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा क्योंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो
बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है और 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफ़ी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा जहाँ भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। देहरादून में पब और बियर बार में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात चलाए गए छापेमारी अभियान में 5 टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में तकरीबन 20 पब और बियर बार के समय से ज्यादा खुले रहने पर कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में ये कार्रवाई गोपनीय रूप से संचालित की गई, जिसमें प्रशासन की 5 टीमें शामिल थी। शहर में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को ऐसे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। रात 11 बजे के बाद शुरू हुए अभियान में टीमों को शहर के अलग अलग स्थानों पर रवाना किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद इस छापेमारी अभियान की कमान संभाली और बिना नेम प्लेट वाले वाहन से हर टीम को मॉनिटर किया। देर रात तक शराब परोसने वाले बार में सीलिंग की कार्रवाई भी की गई और जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भैलो पूजा कर भैलो भी खेला। इस दौरान उन्होंने ढोल दमाऊ भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसीलिए वो खुद इगास पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने हमेशा उत्तराखंड के लोक पर्वों और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा देवभूमि की पहचान है। इगास का पर्व हमारे लिए बेहद विशेष है, इसीलिए इस लोक पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीते कुछ सालों से सार्वजनिक अवकाश की परंपरा भी शुरू की गई है। वहीं पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भी इगास पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रामलीला मैदान में भैलो खेलने के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में महिला मंगल दलों द्वारा थड़ियां चौफला लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इगास महोत्सव में आमजन के साथ ही राजनीतिक जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए लोगों को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। लोक पर्व इगास के इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजनों से ही हम अपनी लोक संस्कृति और पर्वों को बचा सकते हैं। इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, सीडीओ पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो ये लोक पर्व है वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोक पर्व, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसको बचाने का हम सब लोग प्रयास करते रहे।
वहीं मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत भी इगास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के जरिए ही हम अपने लोक की संस्कृति भावी पीढ़ी को सौंप सकते हैं। बहुत अच्छी परंपरा है, जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत। तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 और 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।